तो चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमको ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ई एंड डब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बच्चों, यदि आप जब लास्ट ईयर था वेव्स आपने पढ़ा था तो आप लोग को सिंपल वेव्स की डेफिनेशन बताई गई थी। व्हाट इज वेव्स? तो बोला गया था डिस्टरबेंस ऑफ मीडियम। मीडियम का जो डिस्टरबेंस है उसको अपन बोलते हैं वेव्स। फिर टाइप्स ऑफ वेव्स आया था, तो उसमें बताया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सेकंड मैकेनिकल वेव्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? तो उसको डिफाइन करने के लिए बोल दिया गया था द वेव्स फॉर देयर प्रोपेगेशन नो मीडियम रिक्वायर्ड। ऐसी वेव्स जिनको प्रोपेगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, जो वैक्यूम से भी मूव कर सकती हैं, मीडियम से भी मूव कर सकती हैं, ऐसी वेव्स को बोला गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सेकंड था मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स के लिए बोला गया था आपको दोज वेव्स फॉर देयर प्रोपेगेशन मीडियम इज रिक्वायर्ड। ऐसी वेव्स जिनको प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की जरूरत होती है। यदि मीडियम नहीं होगा तो ऐसी वेव प्रोपेगेट नहीं करेंगी। एग्जाम्पल में दिया गया था साउंड वेव्स। नो डाउट साउंड वेव्स जो है वो मैकेनिकल वेव्स है, लेकिन इसके पहले मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जाम्पल नहीं बताया मैंने। तो बहुत सारे हैं बच्चों जो आपको सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। मैं बार बार रिपीट करूंगा। जिस सीक्वेंस में मैं रिपीट कर रहा हूं उसी सीक्वेंस में आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसी सीक्वेंस में आपको उसकी प्रॉपर्टीज याद रहेंगी, वो आगे डिस्कस होगा। तो ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फर्स्ट वेव बोलते हैं, एक्चुअली में जो मैं बोल रहा हूं वो एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। मतलब सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो गामा वेव्स में, और सबसे लास्ट में मैं बोलने वाला हूं रेडियो वेव्स। मतलब इसमें सबसे कम एनर्जी होती है। पर आप बिल्कुल गलत फहमी में ना रहें। आप यदि इन 7 में रेडियो वेव्स को यदि बहुत सोचेंगे बहुत एनर्जी कम है इसमें, तो भी जैसे अपन बोलते हैं ना अमीरों की लिस्ट, तो टॉप 10 अमीर्स, रिच मैन्स, तो उसमें जो 10वें नंबर पर भी होता है वो अमीर नॉर्मल व्यक्ति से बहुत रिच होता है। वैसे ही ये जो 7 में बता रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो लास्ट वेव है उसकी भी एनर्जी नॉर्मल साउंड वेव से बहुत ज्यादा होती है। ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो एक्चुअली में मैं जो आपको ऑर्डर बता रहा हूं वो एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्यों है? क्योंकि लास्ट ईयर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था V is equal to n lambda. What is V? Speed of wave. What is n? Frequency of wave and lambda wavelength. जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात होती है तो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड कांस्टेंट होती है, सेम होती है, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। जितनी स्पीड लाइट की वही सबकी स्पीड होती है। तो जब सबके लिए c कांस्टेंट है तो n और लैम्डा में क्या रिलेशन
डायरेक्शन हो गया, आपको समझ में आ गई कांस्टेंट तो n इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, या लैम्डा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होगी। मतलब जो मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताने वाला हूं वो एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फर्स्ट वेव होती है गामा वेव्स। आप लोग को ध्यान से सुनना चाहिए, बल्कि याद कर लेना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जब आप एमसीक्यू करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें आपको क्वेश्चन जो मिलता है पूछा है विच इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और 4 वेव लिखी हुई हैं, तो वो आपको तभी पहचान में आएगा जब आपको पता रहे कि भाई कौन सी 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो चौथी जो रहेगी नो डाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं रहेगी। तो उसमें से फर्स्ट है बच्चों गामा वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। उसके बाद सेकंड एक्स रेज, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, पर इसकी एनर्जी, इसकी फ्रीक्वेंसी गामा रेज से कम होती है। तो फर्स्ट गामा रेज, सेकंड एक्स रेज, थर्ड यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, फोर्थ विजिबल लाइट जो हमको दिखाई देती है 7 कलर्स विजिबल लाइट, उसके बाद इंफ्रारेड वेव्स, उसके बाद माइक्रोवेव्स, उसके बाद रेडियो वेव्स, ऐसी 7 हैं। अब इसमें यदि मैंने 4th नंबर पर बोला था विजिबल लाइट, मतलब जो दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब बाकी जो है वो सब दिखाई नहीं दे रही है। तो बाकी सब इनविजिबल रीजन में आती हैं, और विजिबल लाइट जो है वो विजिबल रीजन में आती है। विजिबल रीजन में कौन सी आती है? वो अपने 7 कलर्स प्योर वॉलेट से लेकर रेड तक। तो बच्चों उसके बारे में डिटेल में मैं आगे डिस्कस करूंगा, पर अभी मैंने आपको बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मींस दोज वेव्स फॉर देयर प्रोपगेशंस no medium required. These waves can propagate through vacuum also. ये वैक्यूम से भी मूव कर सकती हैं। कैसी होती है ये? तो बच्चों पहली चीज आप ये बताओ कि रेस्ट चार्ज के अराउंड क्या होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली ई बार। रेस्ट चार्ज के अराउंड केवल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई वायर उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होती है? केवल मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि जब वायर में से करंट फ्लो करता तो नेट चार्ज 0 मानते हैं, क्योंकि एक तरफ से पॉजिटिव है ना, अपोजिट डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन। तो करंट कैरिंग वायर होता है, उसके अराउंड केवल क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए अराउंड मूविंग चार्ज, तो आपका आंसर होगा बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, ये आपका आंसर होगा। बस यहीं से कहानी चालू होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। यदि कोई चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है, कौन सा चार्ज पार्टिकल? एक्सेलरेटेड, मतलब जिसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल होता है,
तो उसके प्रोपेगेशंस के परपेंडिकुलर दोनों फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। कैसी फील्ड्स? वेरिएबल। कैसी फील्ड्स? सेम फेज की। कैसी फील्ड? सेम फ्रीक्वेंसी की। और उससे कंपोज्ड होती है जो वेव, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बच्चों, यदि मान लीजिए सपोज ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। कौन सा चार्ज पार्टिकल? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल यदि मूव कर रहा है तो उसके मोशन के परपेंडिकुलर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों वेरिएबल मतलब जिनका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। इंक्रीज हुआ, यहां पर 0, फिर इंक्रीज, और यहां कैसा हो गया? मैक्सिमम। फिर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, फिर 0, फिर इंक्रीज हो रहा है। ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड, फिर कम, फिर 0, फिर इंक्रीज हुआ, फिर मैक्सिमम, फिर कम हो रहा है। तो जब कोई एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके मोशन के परपेंडिकुलर प्लेन्स में वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होती है, सेम फेज की, सेम फ्रीक्वेंसी की। सेम फेज का मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी 0। फिर यहां जितनी इंक्रीज हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से सेम फेज की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब जब इसका साइकिल कंप्लीट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का भी साइकिल कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब ये जो दिख रहा है आपको, क्योंकि देखो जब ट्रांसवर्स वेव का डायग्राम आपने बनाया था तो ऐसा बनाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो डायग्राम बन रहा है वो ऐसा है, ये ऐसा। कैसी वेव है ये? हाफ वेव है। ये कौन सी ट्रांसवर्स वेव? हाफ। ये क्या हो गई? फुल। ऐसे ये क्या हो गई? हाफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ तो ये क्या हो गई? फुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फुल यहां तक। कैसा कॉम्बिनेशन है ये? जैसे ये ऐसा, ये हाफ, फिर उसके बाद हाफ, फुल हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो आप डेफिनेशन देखते हैं, जो बुक में लिखी हुई है, जो बुक के हिसाब से है, यदि मैं आपको पढ़ के बताऊं तो निश्चित रूप से आपको मेरी पूरी बात समझ में आएगी। जैसे बुक में लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द वेव कंपोज्ड of the oscillations of electric and magnetic fields in mutually perpendicular planes, and these oscillations are perpendicular to the direction of propagation of wave. ये जो oscillations आपको दिख रहे हैं, यदि ऐसी वेव जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो जो ऑसिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, वो दोनों कैसे होंगे? वेव प्रोपगेशंस के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन भी और मैग्नेटिक फील्ड का भी वेव प्रोपगेशंस के परपेंडिकुलर।
तो ये बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया किस तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मैंने आपको इमेजिन करके बताया कैसा है, और मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इतने एग्जांपल हैं, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल। देखिए बच्चों बार बार रिपीट करूंगा, मैं इतना रिपीट करूंगा कि आपको रट जाएगा ये, और जरूरी है वो। तो जैसे मैंने बोला आपको गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो इसमें विजिबल लाइट भी बोल रहा हूं मैं, मतलब जो लाइट चल रही है वो भी इस फॉर्म में चल रही है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसा आपने डेफिनेशन देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, अब यदि मैं आपसे बोलूं कि डायग्राम, तो वो भी मैंने आपको बताया किस तरीके से रहेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पर बच्चों ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चलो ठीक है, ये तो पीक वैल्यू हो गई, यहां पर तो ये पीक वैल्यू हो गई, चलो ठीक है, पर यहां कितनी है, जो भी है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, और यहाँ कितनी है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पर उसको अपन बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट एनी टाइम, कहां पर, ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इक्वेशन होगा, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन Ey is equal to, Ey का मतलब along y एक्सिस, x एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस के डायरेक्शन मतलब कौन से प्लेन, xy प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड किसमें, xz प्लेन में। तो इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इक्वेशन E नॉट sin ओमेगा t माइनस x by c। E naught means peak value of EMF, electric field. Omega, angular frequency of electromagnetic waves. C, speed of light. What is X? Position. At time t, instantaneous EMF EY. सेम आपका मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन होगा, ये क्या कहलाएगा, ये BZ लिखा है, ये EY, BZ, ये Z एक्सिस के डायरेक्शन में। डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो होंगे वो वेव प्रोपगेशंस यदि x डायरेक्शन में हो रहा तो इसके परपेंडिकुलर होंगे, एक y और एक z प्लेन। अच्छा बच्चों, जब ये मैंने आपको इक्वेशंस बता दिए हैं तो थोड़ा सा मैं आप समझाना चाहता हूं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मुझे बताना चाहिए। उसके बाद फिर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपगेशन कैसे होता है, कैसे मूव करती है। तो जैसा थोड़ा मैं बुक की भी लैंग्वेज में बताना चाह रहा हूं और उनको एक्सप्लेन करते जाऊं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट्स बोल सकता हूं, पूरे बता सकता हूं, पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सीक्वेंस रहेगा तो जरा अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको कठिन नहीं लगेगा। तो जैसे यदि अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो प्रॉपर्टीज में मैं बच्चों को बोलूं आपको, तो जैसे बुक बोलती है दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। ये तो मैं समझा चुका हूं आपको, ये वेव किससे प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज से। सेकेंड, दीज वेव्स प्रोपगेट through the oscillations of mutually perpendicular variable electric and magnetic fields.
The direction of propagation wave is perpendicular to both these fields. Both the fields are in same phase and are of the same frequency. ये भी समझा चुका हूं मैं आपको. Third, these waves can propagate even through vacuum. आप तो क्या करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज लिखना है ना बच्चों. लाइट की प्रॉपर्टी लिख दो. लाइट की प्रॉपर्टीज मैक्सिमम पता है आपको. लाइट की मैक्सिमम प्रॉपर्टी आपको पता है, और आपको पता है लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और आपको मालूम है कहां से आ रही है, सन से अर्थ में आ रही है. सन और अर्थ के बीच में क्या है, वैक्यूम. तो जब लाइट वैक्यूम से मूव कर सकती है, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किससे मूव कर सकती है, वैक्यूम से. तो जो लाइट की प्रॉपर्टीज है वो लिख दो आप, तो वही प्रॉपर्टीज किसकी बन जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज बन जाएंगी. तो जैसे यहां पे लिखा हुआ है, द वेव्स कैन प्रोपेगेट इवन थ्रू वैक्यूम. अभी मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको पता है. फिर एक प्रॉपर्टी आप ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सारी, सबकी स्पीड सेम होती है, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट. और बच्चों ये प्रैक्टिकली आप करके देख लीजिए, सॉल्व करके देख लीजिए. C is equal to 1 upon root over mu naught into epsilon naught, इसके इक्वल होती है. सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड इक्वल होती है, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड होती है. और ये किसके इक्वल होती है, इक्वल टू 1 upon root over mu naught epsilon naught. म्यू नॉट आपको पता है बच्चों, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. मैग्नेटिज्म में आपने पढ़ा है, कितनी होती वैल्यू इसकी, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. तो यहां रख के देखो, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, पाई की वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12. और इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकालकर 1 को डिवाइड करके देखो, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो लाइट की सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है वैक्यूम में. लेकिन वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी मीडियम से पास हो रही हैं, वैक्यूम से नहीं. वैक्यूम से होंगी तो ये फॉर्मूला, पर किसी मीडियम से भी पास हो रही हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड चेंज हो जाती है. कितनी हो गई, सपोज म्यू वी, सी की जगह क्या हो गई वी, तो फिर v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर म्यू इनटू एप्सिलॉन. व्हाट इज v, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ए मीडियम. व्हाट इज म्यू, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम. और परमेबिलिटी के लिए आपको पता है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर. मैग्नेटिज्म में देखा है आपने, नहीं देखा तो देख लीजिए मैग्नेटिज्म के वीडियो में. और एप्सिलॉन ये होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर. ये भी पता है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और नहीं देखा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो देख लीजिए. व्हाट इज म्यू नॉट, permeability of free space. What is mu r, relative permeability of medium. And what is mu, permeability of medium, absolute permeability of medium. इसकी वैल्यू इससे आती है. तो जो प्रॉपर्टीज बता रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वैक्यूम में जो स्पीड होती है वो c इज इक्वल टू 1 upon root over mu naught into epsilon naught, and speed of electromagnetic waves in a medium v is equal to 1 upon root over mu into epsilon. रट लेना चाहिए आप लोगों को. इसके बाद एक प्रॉपर्टी बच्चों यहां पर लिखी हुई है, these waves are unaffected by the electric and magnetic fields. ये जो वेव्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड नहीं होती हैं. तो आपको पता है ट्यूबलाइट आप ऑन करते हैं
और घर में साउंड बॉक्स होता है, उसके अंदर स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर के अंदर मैग्नेट लगा हुआ है। यदि ये लाइट मैग्नेट से, मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड होती तो पूरी लाइट किसमें घुस जाती, स्पीकर में घुस जाती, पूरे कमरे में अंधेरा रहता, केवल स्पीकर के अंदर लाइट जाती, क्योंकि वहां मैग्नेट है पावरफुल। पर क्या होता है ऐसा? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इसको अफेक्ट ही नहीं करती। क्यों नहीं अफेक्ट करती? क्योंकि इनमें चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में नेट चार्ज कितना होता है? 0। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो अफेक्ट नहीं करती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। फिर बच्चों, these waves travel in straight line in vacuum। आ रही है ना सन से अर्थ तक, सीधी तो आ रही है, लिख दो प्रॉपर्टी। These waves transverse in nature, हाँ ये प्रॉपर्टी है, ट्रांसवर्स इन नेचर। लास्ट ईयर 11th में आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, और तो उसमें था आपका ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती हैं? जिनमें मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेव प्रोपगेशंस के डायरेक्शन में फॉरवर्ड बैकवर्ड ऑसिलेट करते हैं, जिससे कॉम्प्रेशंस और रेरिफेक्शन फॉर्म होते हैं। मुंह के पास हाथ रखो, बोलो, चिल्लाओ तुमसे, हसाटी सर फिजिक्स। आपको हाथ जो है ना उसको प्रेशर लगेगा, आपके पेट से एनर्जी निकली, हाथ के ऊपर फोर्स लगा रही है। एक्चुअली मुंह से जैसे आपने बोला तो यहाँ मुंह के पास के जो पार्टिकल्स है वो कंप्रेस हुए, दब गए, पास आ गए, क्या बना? कॉम्प्रेशन। जब पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं तो बनता है कॉम्प्रेशन, जब पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रेरिफेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में मीडियम के पार्टिकल्स वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन में फॉरवर्ड बैकवर्ड ऑसिलेट करते हैं। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? मीडियम के पार्टिकल्स वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, अप एंड डाउन। कहां देखा आपने? वाटर सरफेस पर, समुद्र में जो वेव्स बनती हैं वो क्या है? ट्रांसवर्स वेव। रिवर में जो वेव बनती, वाटर सरफेस पर जो वेव बनती है वो सब क्या है? ट्रांसवर्स वेव। इसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर अप एंड डाउन ऑसिलेट करते हैं, और ऐसा डायग्राम बन जाता है, ये ट्रांसवर्स वेव। लाइट भी वही है, नेचर में ट्रांसवर्स है। अभी अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद पढ़ने वाले वेव ऑप्टिक्स, उसमें आपको इंटरफेरेंस आएगा, डिफ्रैक्शन आएगा, पोलराइजेशन आएगा। पोलराइजेशन जो होता है बच्चों वो केवल ट्रांसवर्स वेव ही शो करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं करती है। ये पोलराइजेशन क्या होता है उसकी चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा आगे। अभी इतना याद रखो कि पोलराइजेशन जो है केवल ट्रांसवर्स वेव शो करती है, और लाइट जो है वो भी पोलराइजेशन प्रॉपर्टी शो कर रही है। इसका मतलब नेचर में कैसी है? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब उसमें क्या बनते हैं? क्रेस्ट बनते हैं और ट्रफ। क्रेस्ट मतलब those particles which are at maximum positive displacement are called crest, and the particles which are maximum negative displacement are called trough। तो जब ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपगेशंस के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, और उसमें क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं, इनमें भी बनते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो नेचर में कैसी है? ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। फिर बच्चों एक प्रॉपर्टी इन लोगों ने लिखी हुई है, these waves exhibit the properties of reflection, diffraction, interference, diffraction and polarization। मतलब वेव की जितनी प्रॉपर्टीज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो करती हैं। वेव्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी? रिफ्लेक्शन, वेव जाती है और फिर रिफ्लेक्ट होकर आती है ना, किसी मीडियम से टकराती है, उसके बाद
फिर रिफ्रैक्शन, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी ऐसे ही होता है। इंटरफेरेंस होता है, ये इंटरफेरेंस क्या होता है अभी नहीं समझा सकता मैं, शॉर्ट में डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा मुझे। वैसे 11th में भी था आपको इंटरफेरेंस, पर ठीक है मैं पढ़ाऊंगा बच्चों। तो इंटरफेरेंस भी शो करती है, डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट मैं समझाऊंगा आपको, पोलराइजेशन, वेव्स की सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शो करती हैं। फिर इसमें लिखा हुआ है एक और पॉइंट, at each point of propagation of wave the ratio of amplitudes of electric and magnetic field is equal to speed of wave। हाँ ये भी होता है, हर पॉइंट पर वेव प्रोपगेशन जो है उसके हर पॉइंट पर जो E नॉट और B नॉट इसका जो रेशियो होता है वो इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट। जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है इसका रेशियो आप जब यहाँ वैल्यू रखकर सॉल्व करोगे तो इक्वल टू हमेशा आएगा 3 × 10⁸। मतलब पीक वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की और पीक वैल्यू जो मैग्नेटिक फील्ड उसका रेशियो हमेशा होता है इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। रट डालो उसको, क्या क्या रटना है, जो जो बताया वो सब रटना है। एक तो आपके इक्वेशन भी रटने हैं, फिर यहां पर मैंने इक्वेशन बताया था आपको, C = 1/√μ0 ε0, रट डालो इसको। फिर एक इक्वेशन बताया था V = 1/√μ ε0, रट डालो। फिर एक इक्वेशन ये बता रहा हूं, C = E0/V0, E0 मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, V0 मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी लिखी है बच्चों इसमें, these waves carry energy and momentum। हमने कहा मना किया एनर्जी नहीं रहती, हमको पता है, हम धूप तापते हैं हमको गर्म लगने लगता है। धूप मतलब क्या, धूप मतलब क्या, क्या गर्म लगने लगता है, इंफ्रारेड वेव्स, उसमें होता है हीटिंग इफेक्ट। हमको जो हीटिंग महसूस होती है वो किसकी वजह से, इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बच्चों एनर्जी भी होती है, मोमेंटम भी होता है, जिस चीज पर जाकर स्ट्राइक करती है उसको प्रेशर लगाती है, वही लिखा है इसमें। These waves carry energy and momentum. Thus, when these waves are made incident on surface, they exert pressure on it। फिर एक और चीज इसमें लिखा हुआ है, these waves transfer energy through them। This energy is contained in both the electric and magnetic fields। The energy density in electric field is, हाँ बच्चों ये भी होता है, जो एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड ये और ये E है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, और B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन बच्चों इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। टोटल एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वो इन दोनों के समेशन के इक्वल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 ε0 into E⁻² और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 into B⁻² μ0। इन दोनों का समेशन कर दोगे टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी U = UB + UE। और बच्चों कभी भी लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो कौन सी चीज है जो चेंज नहीं होती, वो है फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको
रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेसेस पढ़ाया था, तब आपको बताया था कि हालांकि उसका वीडियो अभी मैं इसमें अपलोड नहीं कर पाया हूं, आपके यूट्यूब पर कर दूंगा मैं, पर जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनको पता है, मैंने बताया था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या चेंज होती है? स्पीड। क्या चेंज होती है? वेवलेंथ। क्या चेंज हो जाती है? इंटेंसिटी। क्या चेंज नहीं होती? वो है फ्रीक्वेंसी। जब लाइट की नहीं होती है तो बाकी की भी नहीं होती, बाकी भी सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो बच्चों ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब प्रॉब्लम ये है कि चलो ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपने समझ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज समझ ली, फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कैसे ट्रांसमिट करेंगे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम कैसे भेजेंगे, क्या जरूरत पड़ी है भेजने की, क्यों भेजना भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम क्यों भेजें? वही तो है। इस वक्त यदि मैं आपको, जो बच्चे मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और यहां से सिग्नल आपके मोबाइल तक पहुंच रहा है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद की हेल्प से पहुंच रहा है, इसलिए ट्रांसमिशन की जरूरत है। देखो इस वक्त यदि मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, पर यदि आप मेरे सामने बैठे होते तो यदि मैं आपको बोलता तो मेरी आवाज आप डायरेक्ट सुन लेते। कितने दूर तक सुन लेते आप बोलोगे सर ज्यादा से ज्यादा 10 फीट, 20 फीट, 20 फीट दूरी तक। बहुत ज्यादा चिल्लाता तो चलो ठीक है, आप बोल देते सर 1 किलोमीटर तक, चलो ठीक है मान लिया। बोले सर आप जैसा बोलते हो, आपकी एनर्जी जैसी लग रही है उससे तो आप 1 किलोमीटर तक आवाज चली जाएगी, आपकी नहीं जाएगी, पर चलो मैंने आपकी बात मान ली, चलो ठीक है मैं मान ली। पर यदि मेरे पास में इस वक्त मोबाइल हो और मैं बात करूं, तो यहां से मैं अपनी आवाज को 7 समुंदर दूर अमेरिका में बात कर सकता हूं किसी दूसरे व्यक्ति से, मेरी आवाज वहां पहुंच जाएगी मोबाइल के थ्रू। हुआ क्या, मोबाइल के अंदर एक्चुअली में जब मैंने बोला तो रिसीवर है और साथ ही साथ ट्रांसमीटर है। मेरी जो ऑडियोबल वेव्स है, साउंड वेव्स, वो जाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर बैठ गई और फिर मोबाइल ने उसको ट्रांसमिट कर दिया दूसरे मोबाइल तक, जहां पर उसके भी मोबाइल में रिसीवर भी है, और वो रिसीवर ने उस वेव को रिसीव कर लिया और उसमें फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और ऑडिबल वेव्स, उनको सेपरेट करने की फैसिलिटी है, जिससे उसने वो आवाज को सुन लिया। मेरी आवाज वहां तक पहुंच गई, आपकी भी पहुंच जाएगी। तो डायरेक्ट क्यों नहीं पहुंच पाई? आप चिल्लाते यहां से, आप बोलते यहां से, आप मोबाइल पे तो आप धीरे धीरे बात करते हैं, आवाज पहुंच जाती है, और आप यहां से चिल्लाओ जब से तो अमेरिका पहुंच जाएगी क्या? या यहाँ आजू बाजू पहुंच जाएगी क्या? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक नहीं जाएगी। इसलिए नहीं जाएगी बच्चों, क्योंकि जो ऑडियोबल वेव्स होती है, साउंड वेव्स होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, मात्र 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, बस इतनी होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है बच्चों, उसमें एनर्जी कम होती है। जब एनर्जी ही नहीं है तो ज्यादा दूर कैसे जाएगी? तो फिर क्या करते हैं कि इन ऑडियोबल वेव्स को ज्यादा एनर्जी वाली वेव्स के ऊपर बिठाल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहां से 10 किलोमीटर दूर जाना है, आप सिंपल एक बाइक पर बैठ जाते हैं या ऑटो में बैठ जाते हैं,
वो बाइक आपको बिठाल कर ले जाती है। बाइक के पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर पेट्रोल भरा हुआ है, पेट्रोल में एनर्जी ज्यादा है। वो आपको 10 किलोमीटर तक दूर तक ले जा रही है, आप में नहीं है एनर्जी। आपसे बोला जाए 10 किलोमीटर दूर तक जाओ, कुछ लोग चले जाएंगे, वहां पे जाके हांफने लगेंगे। पर बाइक पर बैठ गए तो हंसते हंसते जाएंगे, वहां पर जाकर भी उतनी एनर्जी, कोई हांफेंगे नहीं। क्या हुआ, बाइक के पास एनर्जी ज्यादा थी, आप उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो गए, बैठ गए, बाइक ने वहां पर ले गए, आप वहां पर जाकर उतर गए। बिल्कुल वही हुआ, जो साउंड वेव्स उसके पास एनर्जी कम थी, हमने इनको सुपर इम्पोज कर दिया रेडियो वेव्स पर। रेडियो वेव्स कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की लास्ट नंबर वाली वेव, जिसके पास अपन बोल रहे थे एनर्जी सबसे कम है, वो ले गई। मतलब आप समझ जाइए उसके पास भी बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करने की हमने चूंकि मेथड जनरेट कर ली है, इसलिए हमारी आवाज अब दूर तक जा रही है। सबसे पहले हर्ट्ज ने कोशिश की, हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करने की कोशिश की। उसने क्या किया बच्चों, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ये आपको समझना चाहिए। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, यहां पर ये इंडक्शन कॉइल है, इसमें प्राइमरी कॉइल भी होती, जैसे ट्रांसफार्मर में बताया था ना, प्राइमरी और सेकेंडरी वैसी रहती है। ये जो हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, तो उसने क्या किया कि इंडक्शन कॉइल की हेल्प ले ली और उसकी हेल्प से लॉन्ग डिस्टेंस तक इंडक्शन कॉइल, ये इंडक्शन कॉइल क्या करती है, ये इंडक्शन कॉइल जो है लो वोल्टेज इसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रही है। लो वोल्टेज डीसी को हाई वोल्टेज एसी में कन्वर्ट कर रही है। अब यहां पर दो मेटल स्फीयर उसने कनेक्ट किए हर्ट्ज ने, मेटल स्फीयर, मेटल बॉल्स एस और एस डैश, इसको बच्चों ट्रांसमीटर बोल रहे हैं हम। और यहां पर दो मेटल बॉल्स और यूज ने S1 डैश, इसको रिसीवर बोल रहे हैं या डिटेक्टर बोल रहे हैं, डिटेक्टर। और इस S और S डैश के साथ में दो प्लेट कनेक्ट कर दी, P और P डैश। ये जो SS डैश है, S1 डैश है, इनके बीच का डिस्टेंस उसने 2 to 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखा, 2 से 3 सेंटीमीटर का। और ये P डैश दो प्लेट्स जो उसने कनेक्ट किए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस 50 to 60 सेंटीमीटर रखा। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग की बाइक में स्पार्क प्लग होता है, जब बहुत वोल्टेज हाई होता है तो उन स्पार्क प्लग में वहां पे स्पार्किंग होती है। आपने देखा होगा गैस का जब आप बर्नर ऑन करते हैं तो लाइटर होता है, उसको जब आप प्रेस करते हैं तो जाकर बीच में स्पार्किंग करता है। बिल्कुल वही हो रहा है यहां पर भी, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज होने की वजह से एस डैश, दो मेटल स्फीयर है, बहुत क्लोज है,
इनके बीच में एयर है। जब यहाँ बहुत हाई वोल्टेज हो जाएगा तो एयर का इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा और उसकी वजह से चार्ज यहाँ पर जाएगा, ऐसा स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होगी। जो यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स है वो चार्ज हो जाएंगे। वोल्टेज भी हाई है तो इन चार्ज पार्टिकल को बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, बहुत ज्यादा एनर्जी। जैसे मान लीजिए सपोज आपका फ्रेंड आपके बाजू में खड़ा है, आप ऐसे खड़े हैं, आप दोनों बात कर रहे हैं और बात करते करते आपने उठा के एक दिया मिलाकर जम से, अचानक से उसको क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। या तो ऐसा से घबराने लगेगा, कपकपाने लगेगा, वाइब्रेट होगा और उसके बाद भागेगा। बिल्कुल वही यहां भी हो रहा है। ये दोनों मेटल स्फीयर्स के बीच में जो एयर पार्टिकल्स हैं वो चार्ज हो गए हैं और बहुत हाई एनर्जी, वोल्टेज हाई है, तो अपन मानो एनर्जी का फॉर्मूला Q इंटू V। चार्ज भी है, वोल्टेज भी है, बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई, भागने लगा। तो भागने लगेगा मतलब एक्सेलरेट हो गया। और जब कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है तो उसके अराउंड क्या डेवलप हो जाती है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहां से ट्रांसमिट होने लगी और यहाँ पर जो मेटल स्फीयर है जब वहां पहुंची तो इसने इसको क्या किया, रिसीव कर लिया, डिटेक्ट कर लिया। ये दो प्लेट्स जो हैं P और P डैश, इनका क्या काम है, ये बच्चों बिहेव करती है एज ए कैपेसिटर, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी की वजह से, बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से ऐसा ना हो कि दो मेटल स्फीयर है वही मेल्ट हो गए। तो एक्स्ट्रा चार्ज को ये प्लेट्स कैपेसिटर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। ये मेल्ट होने से बच जाती है और चार्ज पार्टिकल्स जो है वो एक्सेलरेट होते हैं। उनके एक्सेलरेट होने से यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है और यहां से यहां तक पहुंची। तो शुरू में तो हर्ट्ज जीत जाए, ये इसको हमको बता दिया कि भाई इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करो और कुछ 10 मीटर डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करके भी बताया और फिर उसी मेथड्स को मॉडिफाइड करते गए हैं। तो आज की डेट में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करवा देते और ये जितना भी मोबाइल सारा सिस्टम जो है उसका बेस फाउंडेशन यहाँ पर है, इसलिए आप लोग को पढ़ाया जाता है कि आपको पता रहे कि कैसे जनरेट हुई है और उसी के ऊपर फिर आगे की चीजें जब पढ़ते हो तो आप लोग को आसानी से समझ में आने लगता है। तो बच्चों ये है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद बच्चों मुझे बताना चाहिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब जो मैं वेव्स आपको बोल रहा था 7, कौन सी 7, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, है ना, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, उनके बारे में अपन को डिस्कस करना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आ जाता है आप लोग को। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग्स। 2 वेव दे दी, 3 वेव दे दी, तो जब तक आप उनके बारे में जानोगे नहीं तो लिखोगे कैसे, तो वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे ख्याल से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंप्लीट करने का और साथ ही साथ डिफरेंट मेथड्स बताऊंगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, देखिएगा। और आप लोग बिना सब्सक्राइब करके ही वीडियो देखते चलिए। वैसे तो इतना आपको समझ जाना चाहिए, कम से कम सब्सक्राइब तो करो यार। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो देख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिनने भी सब्सक्राइब, मेरे पास सारे डिटेल्स आते हैं, मुझे पता चल जाता है कि 50% वो लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और 50% वो व्यूअर्स हैं जो कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं। मुझे मालूम है
इनको वॉचिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, इससे फायदा उठा रहे हैं। बस सब्सक्राइब भी कर दो बच्चों, अच्छा लगता है चैनल पे, दूसरे बच्चों को भी पता चलता है कि नहीं भाई काम का है चैनल, यहाँ पर जोक नहीं चलते हैं, मस्ती नहीं चलती, यहाँ पढ़ाई चलती है शुद्ध। तो ठीक है बच्चों, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो।